नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्यापार की समस्या। यहाँ से पढ़ेंगे व्यापार की समस्या से पहले वाले सारे टॉपिक हम कवर करवाए थे आपको, ठीक है। तो आज यहाँ से पढ़ेंगे कि व्यापार की समस्या क्या थी। तो कह रहा है व्यापार जो था उसमें समस्या क्या थी। कह रहे 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। तो 19वीं शताब्दी मतलब क्या होता है हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना। सदी बोलिए, 19वीं सदी बोलिए, 19वीं शताब्दी मतलब होता है ना कि 1819 है ना, बस कुछ नहीं करना है, एक कम करना। 1801 से लेकर के 1900 ईस्वी तक 19वीं शताब्दी कहते हैं के दौरान जनजातीय, जिसको आदिवासी भी कहते हैं, हम आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं, समूहों ने पाया कि व्यापारी और ये जो महाजन है, महाजन किनको कहते हैं तो इनके बारे में हम आप लोग को बताए थे। महाजन उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि कर्जा देते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, कर्जा देते हैं, उसको महाजन कहते हैं। कर्जा देने के बदले में ज़्यादा ब्याज लेते हैं। देखिए एक्चुअल में इससे प्रीवियस क्लास में हम आप लोग पढ़ा है, उसमें देखिए ये जो व्यापारी लोग होते हैं ये लोगों के सामान को कम दाम में खरीदते थे, ठीक है ना, या फिर खरीदते थे और फिर उनके बदले ये लोग अपने सामान को बेचने के बदले दूसरी ज़रूरत की सामान खरीदते थे व्यापारियों से। जो इनको ज़रूरत होता था वो सामान खरीदते थे, वो सामान काफ़ी महंगा में देते थे। तो बेचने के बाद जो पैसा होता था उनसे भी वो सामान की पूर्ति नहीं होती थी, ठीक है ना। तो वो महाजन से जो है कर्जा लेते थे। कर्जा लेने के बाद वो कर्जा तो देते लेकिन इतना ज़्यादा ब्याज में देते थे कि कहने का बात ही नहीं। मतलब व्यापारी सामान ज़्यादा दाम में बेचा और ज़्यादा दाम को पूर्ति करने के लिए लोग महाजन से कर्जा लिए। तो फिर यही वही यहाँ कह रहा है, जल्दी जल्दी आगे लगे वन उपज। एक मिनट, हाँ। तो महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे, ये शब्द है, तो उसी को महाजन कहा जाता है। ये दोनों जो है जंगल में आने लगे। तो अब आगे क्या कह रहा है, वन उपज खरीदने के लिए, वन उपज जो वन से प्राप्त होता है सामान, उसको खरीदने के लिए नकद कर्जा देने के लिए, मतलब कि नकद कैच जिनको कहते हैं ना, हाँ, आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए, और आदिवासी जो होते थे उसको मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे कि आदिवासियों को मजदूरी पर रखेंगे। अब क्या कह रहा है, इन सारे बदलावों के क्या असर पड़ने वाले हैं। कह रहा है इन सारे इतने सारे जो बदलाव हुए इसके क्या असर पड़ने वाले हैं, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। और ये जो असर पड़ा ना, इस बात को समझने में जो है ना आदिवासियों को थोड़ा सा समय लगा, कुछ समय लगा। कह रहा है ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। तो इस बात को समझने के लिए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखते तब समझ में आएगा। कह रहा है कि 18वीं सदी मतलब क्या, कुछ नहीं करना है, एक कम करना है। हम आप लोग को पढ़ा है 1701 से 1800 ईस्वी तक, ठीक है। सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारत देश के जो रेशम थे उसका यूरोप के बाजार में, यूरोपीय देश, हम आप लोग इससे पहले नील पढ़ाए थे, नील भी यूरोप में ज़्यादा मांगता। भाई नील करेगा तो किस में करेगा, सूती कपड़ा, तो उसके लिए रेशम, तो दोनों का ज़्यादा मांग था। यहाँ कह रहा है रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी, तो भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। हमारे जो भारत देश की रेशम थी ना, भारत देश की रेशम, इसकी ये अच्छा क्वालिटी का था ना, तो ये सबको आकर्षित कर लेता था अपनी ओर। कह रहा है क्या, और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। और भारत का निर्यात, हम आप लोग आयात और निर्यात किसे कहते हैं बताए थे। आयात मतलब सीधा से अदर की ओ से आयात है ना, उसे अन्ना, ठीक है, कोई वस्तु को अपने देश से अन्ना आयात कहलाता है। निर्यात मतलब क्या होता है, अपने देश से कोई वस्तु को भेजना। तो यहाँ पे यूरोप भेज रहा है भारत देश से रेशम, तो इसलिए इसको निर्यात कहा है। निर्यात मतलब अपने देश से सामान को दूसरे देश में भेजना। कह रहे जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादों पर जोर देने लगा। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। और जो झारखंड में जो हजारीबाग है ना, तो वहीं के आसपास जो रहने वाले संथाल जो है ना, संथाली जनजाति, आदिवासी जो भी बोलिए, तो ये ना रेशम के कीड़े पालते थे, रेशम का कीड़ा। कह रहे रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे। फिर जो है रेशम के जो व्यापारी है वो अपने एजेंट को, एजेंट मतलब क्या होता है, एजेंट मतलब वह व्यक्ति होता है ना जो मतलब व्यापार के लिए काम करता था, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, उसके अधीन जो व्यक्ति काम करता है, जिनसे सब कुछ करवाता है, ठीक है, तो वही जो है ये एजेंट उसको कहा जाता है। तो आदिवासियों को कर्जे भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते, देखिए आदिवासियों को ना कर्जा देता था, ठीक है, रेशम कीड़े पालने के लिए उसको कर्जा देता था। और उनसे जो रेशम कीड़े खरीदता था वो काफ़ी ज़्यादा कम दाम में खरीदता था, कह रहा है। और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे, और उनके जो कृमि कोष होते थे वो सब इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते, ज़्यादा नहीं। ये सोचिए 1000 कृमि कोष देगा तो मोटर 3-4 रुपये मिलेगा। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया गया जाता था। और इसके बाद इस कृमि कोष को गया
भेज दिया जाता था। कह रहा है जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता। सोचिए, अगर 3 रुपया का तो पोस्ट 15 रुपया, ठीक है ना। अगर ऐसे 4 5 20 रुपया, सोचिए 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। कह रहा है 5 गुना ज़्यादा दाम में खरीदा, 1 गुना में बेचा, 5 गुना में, 4 गुना फायदा हुआ। कह रहा है निर्यातकों और रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। कह रहा है ना, ये जो निर्यातक थे, जो सामान मतलब अपने देश से भारत से यूरोप भेजते थे, तो ये निर्यातक हो गए। और कह रहा है रेशम उत्पादकों, जो रेशम उत्पादन करते थे, जो किसान आदिवासी थे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ये जो कड़ी है, जो काम करते थे, जो पैसा देते कर जाते थे और सामान खरीदते तो और कम दाम में, और उनको अगले बाजार में बेचते थे बहुत अधिक दाम में। तो इसीलिए जो है इनको कड़ी समझ रहा है, बीच का कड़ी काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता, इन लोगों को जम करके बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। क्या रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था, और जो रेशम उत्पादक थे उसको ज़्यादा फायदा नहीं होता था, ठीक है ना। जो रेशम का उत्पादन करते जो आदिवासी थे उनको बहुत मामूली सा फायदा होता। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। तो ये लोग जो है व्यापारियों सबको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। वो जब समझ गए तो उन्होंने कहा नहीं, व्यापारी है हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ चित्र दिया हुआ है, मैं जैसा आप लोग को दिखा दूँ। आप लोग इस चित्र को देखिए, इसमें कह रहा है गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, ठीक है ना। ये गोदारा औरतें देख सकते हैं आप लोग, बुनाई कर रही है। अब आगे इस चित्र में क्या कह रहा है कि इस चित्र में आपका कह रहा है चटाई बुनती एक हाजाग औरत चटाई बुन रही है। ये एक हाजाग औरत। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, और औरतों के लिए जो घरेलू काम होता सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, मतलब उसके बाहर भी, तो वे खेतों की और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाती थी। और कह रहा है वो खेतों में काम करते, कारखानों में अपने बच्चों को साथ लेकर के जाती थी, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं चटाई बुन रही है औरत, और जो है ये ना अपने बच्चों को साथ लेकर के गई है। इनके पीछे एक बच्चा पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, जरा सा इस चित्र को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है बिहार के कोयला खनिक 1948, ठीक है। ये चित्र है बिहार के कोयला खनिक 1948। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अच्छा, यहाँ आप लोग कंफ्यूज होंगे कि बिहार के, यहाँ कह रहा है ना बिहार के झरिया, आप लोग के दिमाग में कौन, झरिया तो झारखंड में और रानीगंज तो बिहार की क्यों बोल रहा है। एक्चुअली पहले ना बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था, वो तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ ना, तो इसीलिए जो है ये अलग नहीं हुआ था, तो तब की बात हो रही है। तो झरिया और रानीगंज में जो कोयला खदान था के काम करने वाले लगभग 50% आदिवासी ही थे, उसमें काम करने वाले 50% आदिवासी लोग थे। अंधेरे और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता था, और दमघेटू खदानों में गहराई में काम करना न केवल इनके शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक भी था। और हाँ, यह अंधेरा और दमघोटू था, मतलब सांस सही से नहीं ले सकता था ये लोग उस खदानों में, इतना ज़्यादा अंधेरा था। अब कह रहा है काम करना केवल शरीर को तोड़ना ही नहीं था, शरीर को तोड़ना तो था ही साथ साथ, बल्कि काफ़ी ज़्यादा यह काम खतरनाक भी था। अब कह रहा है वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था, ठीक है, और यह काम जो है सच में जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे थे। और मैं बता दूं, कह रहा है कि 1920 के दशक में जो है ना कोयला खदान में 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे थे। तो ये आम बात नहीं है इतने सारे मजदूर मरना। अब क्या कह रहा है, काम की तलाश, ठीक है, तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। जो काम के तलाश में जो है दूर जाते थे ना, उस आदिवासियों की जो दशा थी वो और भी ज़्यादा खराब थी। कह रहा है 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। 19वीं सदी के आखिर से ही, कह रहा है 19वीं सदी मतलब क्या, हम आप लोग को बताए, इससे एक कम करना 1801 से 19वीं ईस्वी तक खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। उसके बाद खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग। असम के चाय बागान और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। तो असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को ज़्यादा मात्रा में भर्ती किया गया था। इन लोगों को कठोर थे कि इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था, और ठेकेदारों की जो मार्फत भर्ती थी ज़्यादा, मतलब अधिक से अधिक भर्ती की जाती थी। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उनको वापस घर भी लौटने नहीं, ये जो ठेकेदार होते थे ना, ये कम वेतन तो देते ही देते थे, साथ साथ उनको वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। तो ये स्थिति थी, आप लोग सोच सकते हैं। आप कह रहा है नज़दीक से देखने पर, चलिए नज़दीक से देखते हैं किसको जी, किताब को।
कह रहा है 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह यानी कि जनजाति मतलब आदिवासी समूह ने बदलते कानूनों को देखा, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों को देखा, कैसे आदिवासियों के व्यवहार पर जो है पाबंदी लगाई गई थी, कुछ नहीं कर सकते हो। कह रहा है नए करों को देखा, कैसे नया नया कर लगाया गया था, और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। और व्यापारी और जो महाजन होते हैं ये दोनों मिलकर के आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें उसके खिलाफ कई बार बगावत की। बगावत मतलब क्या होता है जी? तो बगावत मतलब होता है विद्रोह। बगावत मतलब क्या होता है? बगावत मतलब होता है विद्रोह। अब आगे क्या कह रहा है? 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने किया विद्रोह, और 1855 में संतालों ने बगावत कर दी। और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। मैं बता दूं, बस्तर में जो विद्रोह हुआ था 1910 में, और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था, बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था, और बिरसा जो जिस आंदोलन का नेतृत्व को भी इसी तरह का विद्रोह था। अच्छा, यहाँ बिरसा के बारे में हम लोग जान लेते। उससे पहले यहाँ लहू लुहान मेरे कंधे, ये क्या लिखा है? गीत है क्या कोई? देखते हैं क्या कह रहा है इसमें भी, इसको भी देख लेते, वरना छोटे छोटे तो आप बोलेगा मैम छोटे छोटे पढ़ाती है। कह रहा है लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं, और जो मुंडा आदिवासियों के जो गीत होते थे ना उनसे कष्ट झलकता है। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है हाय कोहलू के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन रात, हाय मेरी हालात, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। ठीक है ना? तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना अच्छा हमको पढ़ने आता नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग जरा सा देख लीजिएगा, उतना अच्छा पढ़ने नहीं आता, मतलब क्या उतना अच्छा मेरा राग बैठता नहीं है ना गीत भजन में, इसीलिए। अच्छा, मैं समझा देती हूँ कि क्या कह रहा है। कह रहा है कोहलू के बैल की तरह, मतलब क्या आदमियों को ना, आदिवासियों को ना बैल समझाते थे, इतना उस पर अत्याचार करते थे, दिखा जो मतलब लहू लुहान उनके कंधे हो गए थे, कत्ता पे समान सब ढुला। कह रहे जमींदार के दूध दिन और रात उनको करते थे परेशान, यही बात ये बड़बड़ाता बड़ाता था दिन और रात। ठीक है ना? हाय मेरी हालात, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, और उनको लगता था कोई मेरा ठिकाना नहीं है, कब बचेंगे कब मरेंगे, ऐसे ऐसा काम करवाता भारी भरकम, और नहीं है मेरी कोई खुशियाँ, और इसकी कोई खुशियाँ भी नहीं है किसानों की। तो ये स्थिति थी, आप लोग सोच समझ सकते हैं। ये एक इससे काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक भरा हुआ है, दिल को छू लेता है। ठीक है? अगर आप लोग से इस इनको पढ़िएगा, इनको समझिएगा, तो फिर अब क्या कह रहा है, तो फिर बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ जो है बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है बिरसा मुंडा के बारे में। अब ये ठीक है, तो चलिए जानते हैं। कह रहा है बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। मैं बता दूं, बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ था। ठीक है ना? यहाँ दशक के मध्य में, क्योंकि डेट फिक्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है? उनके पिता गरीब थे, और उनके जो पिता थे वो गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियाँ चराते हुए, भेड़ बकरियाँ जो है, बिरसा का जो बचपन था वो बचपन में जो है भेड़ बकरी चराते थे, बांसुरी बजाते थे, स्थानीय अखंडों में नाचते गाते बीता, और नाचते गाते थे, उन्हीं में उसका जीवन बीता। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में थी। परवरिश मतलब उनको पाला पोसा गया था अपने आसपास के जंगलों में। अब आगे क्या कह रहा है आपका? अब आगे आपका कह रहा है, एक मिनट सॉरी, हाँ, तो अब आगे कह रहा है कि गरीबी से लाचार बिरसा के पिता काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। गरीबी से लाचार जो है बिरसा के पिता को ना काम की तलाश में जगह जगह पे भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी, और लड़कपन में ही जो है बिरसा ने अतीत में, इससे पहले जो है अतीत यानी कि बीता हुआ जो अतीत कहते हैं, मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी, कैसे मुंडा लोग विद्रोह करते थे ना, जो विद्रोह हुआ था उसकी कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदार यानी कि मुखियाओं का विद्रोह का आह्वान करते देखा था, और उसने देखा कई बार जो थी कई बार जो इन लोगों के सरदार होते थे, इन लोगों के जो मुखिया होते थे ना आदिवासियों के, उन्होंने विद्रोह का आह्वान करते देखा, कैसे इन लोगों को जो है मुखिया होते थे, कैसे इन लोग आदिवासियों को उकसाते थे, कैसे मतलब प्रोत्साहित करते प्रेरित करते थे। एक जगह से कह सकते हैं कि हाँ, इन लोगों के खिलाफ जो है उठो जागो संघर्ष करो, इन लोगों के खिलाफ जो बाहरी लोग थे अंग्रेजों के खिलाफ, ये सब लोगों के खिलाफ, अंग्रेज महाजन ये सब। कह रहा है बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात क्या करते थे, और जो बिरसा समुदाय के लोग थे ना वो ऐसे स्वर्ण युग की कल्पना क्या करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे।
उस समय की ये लोग बात क्या करते थे। जब दीकू यहाँ एक वर्ड आया, दीकू, दीकू मतलब क्या था, आप लोग पढ़ाए थे पहाड़ी लोग, ठीक है। दीकू मतलब जैसे अंग्रेज हो गया, महाजन हो गया, भूस्वामी, मतलब ये सब जितने भी हैं। तो कह रहा है जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे, उस स्वर्ण युग की कल्पना कर रहा है ना, जब मुंडा लोग जो है दीकू बाहरी लोगों के उत्पीड़न से आज़ाद था, वे लोग इनको उतना कष्ट नहीं पहुँचाते थे, नहीं सताते थे। कह रहा सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाए। तो उनका कहना था कि एक बार फिर से जो है ना परंपरागत अधिकार जो हमको मिला था वो वाला अधिकार मिल जाए, ठीक है। खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, और ये लोग जो है ना खुद के इलाकों के मतलब जो उनके इलाका होते उनके मूल निवासी जो पहले से जो थे उनके निवासी के वंशज मानते, हम उनके वंशज है, ऐसा कुछ कह रहा है। अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे, और अपनी ज़मीन की जो लड़ाई है वो मुल्क की लड़ाई वो लोग समझते थे कि हम मुल्क की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। वे लोग याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है, और वो लोग जो है उन लोगों को याद दिलाते थे कि अपना साम्राज्य वापस पाना है, आप लोग संघर्ष करिए तभी आपको अपना साम्राज्य मिलेगा। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल जाने लगे। तो बिरसा जो है ना स्थानीय मतलब पास में जो मिशनरी स्कूल होते हैं जो ईसाई धर्म के, वहाँ पे पढ़ाया जाता है, शिक्षा प्रचार प्रसार किया जाता है। तो जहाँ उन्होंने मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला, फिर उनको जो ईसाइयों के जो मिशनरियों के जो उपदेश दे रहे थे उनको सुनने का मौका मिला, वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। उसने ये भी सुना कि मुंडा समुदाय जो ना उस स्वर्ग का साम्राज्य, उनका पहले वाला जीवन था अच्छा वाला स्वर्ग के जैसा, उसको हासिल कर सकता है। वाकई कह रहा है अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, जो उनके अधिकार खो गए अंग्रेजों ने छीन लिए ले लिए, तो वो वापस ला सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी ख़राब आदतें छोड़ दे। तो ऐसा हो सकता है का अगर वो अच्छा ईसाई बन जाए ना और अपनी जो ख़राब आदतें हैं ना उसको छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी समय बिताया। वैष्णव धर्म प्रचारक यानी कि यहाँ पे लिखा है वैष्णव मतलब क्या, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते थे, ठीक है ना, जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। तो ये लोग वैष्णव धर्म, विष्णु भगवान जो पूजा करते थे, वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय उन्होंने बिताया। कह रहा है उन्होंने जनेऊ धारण किया। जनेऊ क्या होता है ना, वो जो मतलब बाई कंधे से पहन करके दाएं हाथ में लगाया जाता है ना, ऐसे करके धागा टाइप का सफ़ेद कलर का होता है, आप लोग देखते होंगे किसी टीवी वी में देखे होंगे ना कैसे करके वो किया जाता है। तो जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर दिया, शुद्ध चीज़ों पर और दया पर जोर दिया, इन सब चीज़ों पर। अब आगे कह रहा है अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए किशोरावस्था में, उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे, और जिन विचारों के संपर्क में आए तो उन्होंने उस चीज़ों से वह काफ़ी ज़्यादा गहरे तौर पर प्रभावित हो गए। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, और बिरसा का जो आंदोलन था वो आदिवासी समाज को, जो आदिवासी समाज था उसको सुधारना है, ठीक करना है, सही करना है, ठीक है, सही रास्ते पे लेके जाना है। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया, मुल्लाओं से आह्वान किया मतलब क्या, प्रेरित किया, उनको प्रोत्साहित किया, उनको मतलब उत्साह उसके अंदर जगाया संघर्ष करने के लिए, कि शराब वो जो है ना उत्साह जगाया कि वो शराब पीना छोड़ दी, शराब नहीं पिए, गाँव को साफ रखे, गाँव गंदा नहीं रखे, डायन व जादू टोने टुटके ये सब चीज़ों में विश्वास ना करें, और ये सब चीज़ों विश्वास नहीं करना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा अपने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। ऐसा नहीं कि इन लोगों का नहीं किया, इन लोगों का भी लगातार विरोध उन्होंने किया, ठीक है ना, क्योंकि इनमें से भी ईसाई मिशनरी थे, ईसाई धर्म के, तो इसमें से भी कुछ लोग गलत काम करते थे, ठीक है। और जमींदार का भी लगातार विरोध किया। जमींदार जिसके पास ढेर जमीन जो कहता है उसको जमींदार कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कम दाम देती थी, मतलब कि उन लोगों से बहुत ज़्यादा खटवाती थी किसानों से, और ये उनका जमींदार लोग कम पैसे देते। कह रहा उन्हें बाहर का मानता था, और ये जो है ना इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को बाहर का मानता था मुंडा। कह रहे मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, और मुंडा जो है ये लोग जो है ना मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, ये लोग बाहर के लोग। 1855 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया, 1855 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। उन्होंने आह्वान किया, उन लोगों को प्रेरित किया, उन लोगों के अंदर उत्साह जगाया, ठीक है ना, कि तुम्हारा जो गौरवपूर्ण अतीत था उसको अगर पुनर्जीवित फिर से पाना चाहते हो तो संकल्प ले। उसके लिए कह रहा था संकल्प लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है वह अतीत के ऐसे स्वर्ण युग सतयुग, ठीक ना, की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। वो अतीत के बीते हुए ऐसे युग की चर्चा, सतयुग सत्य युग की चर्चा करते थे जो मुंडा लोग अच्छा जीवन जब जीते थे। कह रहे तटबंध बनाते थे, बांध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, कुदरत की जो झरना बनाया उसको कंट्रोल करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेड़ और बाग सब लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। यह काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों यानी कि समुदाय के सदस्य कह सकते हैं, और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, ये सब काम नहीं करते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन
ज़मीन पर खेती करें। बिरसा चाहते थे कि उनका ज़मीन पर वो लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ज़मीन छीन लिए गए हैं, तो एक बार फिर जो है वो लोग अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर और अपने खेतों में काम करें, एक जगह टिक कर और अपने खेतों में काम करें। आगे कह रहा है अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन की राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और अंग्रेज़ों को ये जो बिरसा आंदोलन जिससे ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज तो ये चाहते नहीं थे। इसलिए कह रहे यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। ये जो आंदोलन थी, आंदोलन चाहता था कि मुंडा राज स्थापित हो जाए इन बाहरी लोगों को बाहर निकाल करके। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ, जरा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को, मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था और यही आंदोलन जो है मुंडा की सारी जितनी भी समस्या, जितनी भी कष्ट है ना, उसी का स्रोत, उन्हीं का स्रोत की निदान हो सकता है मानता था। अंग्रेजों को भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। अंग्रेजों की जो भूनीतियाँ थी, जो नीति थी, उसकी जो परंपरागत, जो पहले की परंपरागत भूमि थी, ठीक है, जो परंपराओं से चली आ रही है उनके पूर्वज, ठीक है, तो व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। तो अंग्रेजों की जो भूनीति थी, अंग्रेजों की नीति, उन्होंने ऐसा लगा तो उनकी जो परंपरागत भूमि थी, ठीक है, उनको नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे। जो हिंदू भूस्वामी थे, जो महाजन लोग थे, जो तो ये सब जो है उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृतियों की आलोचना करते थे। जो मिशनरी होते थे, जो थी उनकी जो है परंपरागत, जो पहले से संस्कृति चली आ रही थी ना, उनकी आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने जब आंदोलन फैला तो अंग्रेजों ने नहीं, सख्त इस पर कार्रवाई करना पड़ेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई, जल्दी कार्रवाई करना पड़ेगा। उन्होंने 1855 में बिरसा को फिर क्या गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल का सजा सुना दी कि हाँ इन्होंने दंगा फसाद किया ना, इसमें 2 साल का सजा सुना दिया गया। अब कह रहा 1857 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गाँव गाँव घूमने लगे। तो फिर जेल से वो लौटे 1857 में, देख सकते हैं आप लोग। 1855 में गया 2 साल, फिर 1857 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन, मतलब लोगों का समर्थन साथ जुटाते हुए गाँव गाँव घूमने लगे। गाँव जा जा करके उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो है परंपरागत प्रतीकों, जो पहले से प्रतीक थे, और जो भाषा था उसका यूज किया। जो परंपराओं से चले जा रहे, वे आह्वान करते थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, उनके नेतृत्व में कह रहा था साम्राज्य की स्थापना के लिए जो रावणों, किसको कहा है, दिकू और यूरोपीय लोगों को, ठीक है ना। दिकू मतलब क्या, जो बाहरी लोग होते थे, हम आप लोग को बताया, अंग्रेज, महाजन, ये सारी, और जो यूरोप के, इन दोनों को व्यापार होते थे, को तबाह कर दे, इन दोनों को खत्म कर ले, तभी अपनी साम्राज्य की स्थापना कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। लोगों को जागरूक करते थे, ठीक ना, आह्वान कर रहे थे, उनको प्रेरित कर रहे थे, लोगों को अंदर शक्ति जगा रहे थे। बिरसा के ने दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। फिर बिरसा के जो अनुयायी थे, मतलब बिरसा को जो मानते थे, उनकी सारी बातों को कह रहे तो दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, इन्हीं दोनों पर निशाना बनाना है। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। थाने और चर्च जो होते थे, ईसाई लोगों का चर्च, उस पर हमला किया और महाजन और वह जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। जो महाजन और जमींदारों की संपत्ति, उस पर धावा बोल दिया, उस पे जो है धावा बोल दिया। अब आगे क्या कह रहा है, सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। जो सफ़ेद झंडा था तो बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो आंदोलन क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 महीने में महत्वपूर्ण थी। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न करे, ठीक ना। कह रहा है इन्होंने औपनिवेशिक सरकार मतलब क्या, जब एक देश से कोई व्यक्ति जैसे दूसरे देश से कोई व्यक्ति अपने देश शासन करने आए तो उसको औपनिवेशिक शासन बोलेंगे। उसके जो सरकार होंगे तो औपनिवेशिक सरकार, ठीक है, जो सरकार बना जो थी अपना राज करते थे। ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया कि उनके जरिए दिकू लोग जो होते थे, जो बाहरी लोग थे, आदिवासियों का जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके, ठीक ना। ऐसा जो है उन्होंने कानून लागू करने के लिए कहा। खैर दूसरा था, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरोध अपने गुस्से का व्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। कह रहे दूसरा, इसने फिर से यह बात जो है जता दिया, यह बात साबित कर दिया अन्याय, लेकिन न्याय नहीं, ठीक ना, अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन जो दूसरे देश से शासन करने, उनके विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में, उनके विरुद्ध जो उनका गुस्सा था आदिवासियों को, उसको अभिव्यक्त करने में, प्रकट करने में, ठीक ना, जाहिर करने में आदिवासी सक्षम रहे। इस बात को अब कह रहे हैं जाहिर करने में उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और अपने खास अंदाज में, खास रस्म के साथ उनकी जो रस्में होती थी और संघर्षों के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। इस काम को फिर जो उन्होंने
अंजाम दिया। अब आगे है आपका, फिर से याद करें तो क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे, तो आज इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। कह रहा है अच्छा रहने दीजिए, क्या ही अब ज़्यादा पढ़ाएंगे। ऐसे ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो ढूंढना ना पड़े कहीं।